तो गुड आफ्टरनून। अभी तो आफ्टरनून भी खत्म हो गया। अभी तो नाइट वाली बात हो गई। सब बढ़िया? ठीक है जी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? सैलरी। ठीक है। कितने बजे से क्लास होगी? तो अभी तो तुम 2 घंटे और रुक जाओ। तो सैलरी का चैप्टर चल रहा है। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ जो पिछली क्लास में किया था। आज कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, कुछ नई बातें जो नए वाले सिलेबस के अंदर टैक्सेशन में आई हुई है वो डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। मतलब आज से आपका ना जो मेन टैक्सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करोगे, प्रैक्टिकली काम करोगे। कर दे स्टार्ट। मैंने स्टार्ट करवाया था पिछली क्लास में सैलरी, और उससे एक और क्लास पहले मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतना इनकम टैक्स बताया था जिससे कि आपको पूरे के पूरे 5 हेड विद ऑल द चैप्टर्स आगे वाले समझ में आ जाए। ठीक है। मैंने कुछ बात बताई थी। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? क्या होता है जी? इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। सर असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिसमें हम इनकम को एसेस करते हैं, पता लगाते हैं। पता कौन लगाता है भाई? पर्सन। मतलब इनकम कौन कमाता है? पर्सन। पर्सन इंक्लूड बहुत सारे लोग। कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओबी, बीओवाई, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे लोग क्या होते हैं? पर्सन। और जो लाइबल टू पे टैक्स होता है वो कौन होता है? असेसी। ये बेसिक बात थी, वो इस वजह से समझाई क्योंकि 5 के 5 हेड सीक्वेंस में हम इसको कर रहे हैं। उन 5 हेड में से, बेटे इसको साइड रख दे जल्दी से, उन 5 हेड में से हमारा सबसे पहला हेड मैंने जो स्टार्ट किया वो क्या था? सैलरी। तो मेरे प्यारो, हर हेड का अपना एक चार्जिंग सेक्शन होता है। तो इस हेड का भी एक चार्जिंग सेक्शन था। क्या? सेक्शन नंबर 15। ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन नंबर 15 ये कहता है कि सैलरी जो है वो चार्ज करेगा इनकम टैक्स ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज ऑल वेल। अच्छा, ये नोट्स मैंने आपको भेज दिए। इसी नोट्स का एक अपडेटेड सेगमेंट भी भेजूंगा, बट अभी नहीं, 1-2 दिन में। उसमें थोड़ा सा, क्योंकि सैलरी में बहुत सारे बदलाव आए थे, मैंने चेंज तो सारे कर दिए, थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, वो मैं आज शाम तक शायद पूरा कर दूंगा, आपको दोबारा से सेंड कर दूंगा। ऑल वेल। तो जितना अभी भेजा वो इसलिए भेजा कि पिछली वाली क्लास कवर हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे, छोटी छोटी बातें थी जो जनरली स्टूडेंट्स जो है वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में एमसीक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बड़े लेवल का है। 30 मार्क्स का एमसीक्यू टोटल सिलेबस का है, और वही छोटी छोटी बातें एमसीक्यू के अंदर जो है वो पूछ ली जाती है। या जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय भी कोई भी छोटा पार्ट अगर आ गया तो वो परेशान करेगा। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टैक्सेशन ऑफ सैलरी इनकम में कुछ बेसिक बातें थी, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना, ये वाली सारी बातें पढ़ ली थी। यहां तक ओके था? इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया कि हमें सैलरी के चैप्टर में हमें पढ़नी है कितनी बातें। एक तो अलावेंसेस पढ़ने हैं, एक अपने को पढ़ना है क्या? परक्यूजिट्स। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और एक पढ़ाऊंगा प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी। अलावेंसेस सबसे पहले स्टार्ट किया, मैंने कहा था अलावेंसेस क्या होते हैं? अलावेंसेस मतलब कैश बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। परक्यूजिट क्या होते हैं? परक्यूजिट होते हैं इन काइंड में, जैसे कि कार आपको देना। अलावेंस में हेल्पर के पैसे दिए, परक्यूजिट में हेल्पर ही दे दिया। अलावेंस में घर के लिए किराया दिया, यहां पर घर ही दे दिया। ऑल वेल, कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ गिफ्ट दे दिया, मतलब बेनिफिट इन काइंड इज कॉल्ड परक्यूजिट्स,
रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कब देता है, जब एम्प्लॉय का वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। और यहां मैंने आपको बताया था ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, इसकी भी बात करेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला, रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब जितने क्वेश्चंस आते हैं ना इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, और इनमें से भी कहां से आएगा, ज्यादातर ग्रेच्युटी से। लेकिन हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट मान के पढ़ना है ना, यहां थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है। और एक टॉपिक है प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड का स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता, प्रोविडेंट फंड का टॉपिक जो है एक उठकर किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर दे देते हैं। तो इस वजह से प्रोविडेंट फंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप आगे जाकर पांचों के पांच हेड क्लियर कर लोगे, खत्म करोगे, उसके बाद एक ना फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है टोटल इनकम का, जो कि आपके एग्जाम में अभी तक 14 नंबर का मैंडेटरी क्वेश्चन आता था पहला टैक्सेशन में, जिसमें फुल टोटल इनकम निकालनी होती है। उस टोटल इनकम के अंदर प्रोविडेंट फंड को वो कई बार देते हैं। एक ही टॉपिक होता है, एक ही लाइन होती है, लेकिन गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग सीक्वेंशियल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट करवाया, मैंने आपको बताया जो हमारे अलावेंसेस होते हैं वो 3 तरीकों के होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके, एक ऐसे अलावेंसेस है जो फुली एग्जेम्प्टेड अलावेंस है, और एक पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल, और एक है हमारे कौन से, फुली टैक्सेबल। ठीक है, इस पार्टली एग्जेम्प्टेड अलावेंस में हमने सबसे पहला चालू किया था क्या, हाउस रेंट अलावेंस। ठीक है जी, बस एक बार फटाफट हाउस रेंट अलावेंस की रिवीजन और आज की क्लास शुरू। आज की क्लास एक बहुत ही अच्छे और फ्रेश टॉपिक के साथ करूंगा, एचआरए का ही हिस्सा होगा। एचआरए का हिस्सा क्या, पूरे डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी भी रिवीजन। एचआरए का मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलावेंस। मतलब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ये बोला कि भाई तू किसी गांव से यहाँ आकर मेरे ऑफिस में काम कर रहा है और तुझे ज्यादा तकलीफ ना हो, तो मैं तुझे पर मंथ का फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपए सैलरी के अलावा, बेसिक के अलावा तुझे मैं देता हूं ताकि तू किसी जगह पर रेंट पे कर सके। बात समझ में आई है? तो यहाँ पर एचआरए एक अलावेंसेस है जो कि एम्प्लॉयर ने दिया है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर ने दिया किसको, एम्प्लॉय को। अच्छा, एम्प्लॉयर अगर वो चीज एम्प्लॉय को नहीं देता तो एम्प्लॉय की खुद की जेब का खर्चा होता। इनकम टैक्स वाला बोल रहा है तेरे खुद के पैसे बच गए तो मैं हाउस रेंट अलावेंस जो तुझे मिला है उसको तेरी क्या मान लूंगा, इनकम मान लूंगा। बात समझ में आ गई? उसको मैं तेरी इनकम मान लूंगा और अकॉर्डिंगली मैं टैक्स चार्ज करूंगा। तो फिर यहां पर उन्होंने कहा, असेसी ने बोला क्या सर पूरा का पूरा पैसा टैक्स के रूप में ले लोगे? तो बोला गया कि पूरा पैसा टैक्स के रूप में नहीं, कितना, तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, 3 अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे, उनमें से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो फिर 3 बातें क्या थी, एक तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड अमाउंट लिख देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। दूसरा, सर 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। तो 50% कहां पर, जब आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता के अंदर हो, नॉट बैंगलोर। कोलकाता में होगा तो पक्का वो 50% चार्ज करेंगे ना। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था उसमें कोलकाता में 40% चार्ज कर रहा था। हो ही नहीं सकता, सर रखा है, गलत होगा। या वो कोलकाता के आसपास कहीं विलेज वगैरह में होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी में 50%। और मॉड्यूल और स्कैनर, इन दोनों में बहुत सारे आंसर्स आपको गलत। नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं है, शुरू से ही ऐसा। मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है भारत में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, उन सब पे 50%। ऑल वेल, ठीक है जी। आगे है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ। सही है। तो आप लोगों को ये एचआरए कैसा लगा था? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ रिवीजन चल रही है, आज की क्लास शुरू नहीं करी।
तो यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी, तो फिर हमें सैलरी निकालना था कि भाई सैलरी क्या होती है। सैलरी मतलब B4 बेसिक, C4 कमीशन, वही वाला लेना है जो फॉर्मिंग, जो सॉरी फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या सेल होगा, और DA वही वाला लेना है जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। दैट्स इट। यहीं पर हमारी क्लास ओवर हो गई थी। मन कर रहा था उस समय बताने का, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था और समय हो चुका था। मैंने कहा अगली क्लास के लिए रखते हैं, तो आज वो समय आ गया। ठीक है जी, चलो जी ज्ञानियों, अभी सिर्फ सुनना है, लिखना वगैरह कुछ नहीं है। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था, या उसको बताने से पहले एक बार आपके ना सिलेबस को डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट टैक्स के जो आपके एग्जाम के अंदर है सिलेबस। सबसे पहले आपका चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट का, है ना। बेसिक कंसेप्ट को आप तभी समझ पाओगे जब आप आगे वाले सारे के सारे चैप्टर्स कर लेते हो। उसके बाद है चैप्टर आपके रेजिडेंशियल स्टेटस का, कि भारत का अगर कोई पर्सन रेजिडेंट हो तब वो टैक्स पे करता है। फिर उसके बाद आते हैं 5 हेड। एक आपका सैलरी लग रहा है, सैलरी के बाद आपका अगर सीक्वेंशियल देखें तो हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है PGBP, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स। हो गए जी, अभी तक कितने हो गए? 7। उसके बाद आपका एक चैप्टर आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, फिर एक चैप्टर आता है क्लबिंग, फिर एक चैप्टर आता है आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। वैसे तो ये रेजिडेंशियल के बाद आता है तीसरे नंबर का, मतलब टैक्स से एग्जेम्पशन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, सेक्शन 10 कहीं भी आए तो समझ जाना एग्जेम्प्ट, उसका एक पूरा चैप्टर है सेक्शन नंबर 10 का, 10, 37, ये वो पूरी एक लिस्ट है। अब उसके बाद आपके लिए एक चैप्टर आता है डिडक्शन का, सेक्शन नंबर 80 की एक सीरीज है, 80C से लेकर, ठीक है। फिर आपके पास एक चैप्टर आता है TDS TCS, ठीक है। सुनना, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, TDS और TCS का। उसके बाद एक चैप्टर आता है रिटर्न ऑफ इनकम का, रिटर्न जो ये फाइल करते हैं ना, सुना होगा आपने ITR। उसके बाद एक चैप्टर आता है, जब सारे चैप्टर कर लिए तो अब निकालो असेसी की टोटल इनकम, एडजस्टमेंट करके डिडक्शन प्रोडक्शन TDS VDS दे दागे। समझ में आ गई बात? अब ये तो आपके बड़े चैप्टर है। अब इनके अंदर के चैप्टर सुनो। एक अलग से आपका टॉपिक आता है एडवांस टैक्स, एक अलग से टॉपिक आता है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, एक अलग से टॉपिक आता है AMT, एक अलग से टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल इनकम का निकालने का, चाय कॉफी वगैरह की PGBP इनकम। अगर मैं अभी और बोलने पे आया तो अभी और समय लग जाएगा, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं, बिल्कुल भी डराना नहीं। और ये सब कुछ 50 नंबर का है और ये सब कुछ कितने का है? 50। और ये हर अटेम्प्ट में बढ़ता जाता है। जितने अटेम्प्ट आते जाएंगे उतने टॉपिक्स एड ऑन होते जाएंगे, क्योंकि जो इनकम टैक्स में नया आएगा वो आप लोगों को पढ़ना है। इतना ब्रॉड है ये इनकम टैक्स, इतना ब्रॉड है कि पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, भरने वाला और रिसीव करने वाला, वो सभी दुखी रहते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह पर एक कोड लाने की सोच रहे हैं, जिसका नाम क्या है? DTC, डायरेक्ट टैक्स। अब मैंने ये भी कहा था कि भाई अभी एप्लीकेबल ना होने का कारण क्या है, क्योंकि अभी GST जो है वो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। एप्लीकेबल का इन द सेंस ये नहीं कि चल नहीं रहा, GST आ चुका है, बट अभी उस पर कई सारे और भी वर्क बाकी है। और अभी क्योंकि GST में बहुत सारा काम है, अभी लोगों को बहुत अच्छे से 100% GST अभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि नया नया कानून है, 2017 में आया था। तो अभी अगर डायरेक्ट टैक्स कोड उठाकर ले आए तो फिर आई थिंक कि सरकार के पीछे सब पड़ ही जाएंगे बहुत अच्छे से।
और फिर जब सारी चीजें एक बार ही अगर लेके आ जाए तो सरकार जब दोबारा से चुनी जाएगी तब वो क्या काम करेंगे? नहीं समझे? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि ऐसा मोदी फिर दोबारा आ जाए तो उसके बाद वो शायद डीटीसी ले आए आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड को तो नहीं लाई, लेकिन वो आपके चैप्टर के अंदर, आपके इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे बदलाव कर रही है और बहुत सारा वो आसान कर रही है इनकम टैक्स। वो क्या कर रही है? धीरे धीरे बदलाव कर रही है और बदलाव कर करके एक बार क्या करेंगे? सीधा डीटीसी ले जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स। तो अभी पिछले 1-2 सालों के अंदर जो है वो काफी बदलाव डायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर देखने को मिले। अब वो बदलाव क्या है? ये बदलाव बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नोट नहीं करना, सुनना है। एक सेक्शन आया, सेक्शन नंबर 115 BAC 1A। तो ये क्या है? ये तो खत्म ही नहीं हुआ है, पेन चेंज करते हैं। सेक्शन नंबर 115 BAC 1A, इसको कहते हैं न्यू रिजाइन। क्या कहते हैं? और इससे पहले चलता था क्या? ओल्ड रिजाइन। और ये कई सालों से चलता आ रहा है ओल्ड रिजाइन। अब सर इसमें क्या था? अभी अगर आप बिल्कुल थोड़े समय पहले तक की देखो तो ओल्ड रिजाइन के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन, मैं पूरा नहीं बता रहा, सिर्फ जितना आपको समझ में समझाने के लिए जरूरी है मैं उतना बता रहा हूं। ओल्ड रिजाइन के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन कुछ ऐसी होती थी, अभी थोड़े टाइम पहले तक अप टू 2.5 लाख रुपए तक आदमी को निल रेट ऑफ निल रुपए देना पड़ता था टैक्स के रूप में। समझ में आई बात? अप टू 2.5 लाख क्या उसकी इनकम, 2.5 लाख से 5%, सॉरी 5 लाख उसको देना पड़ता था 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए उसको देना पड़ता था 10%, और सॉरी ये 20%, और अब 10 लाख उसको देना पड़ता था कितना? अभी तक ओल्ड डिजाइन में। मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं प्रॉपरली बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल दीपक पाठक, मेरी इनकम 15 लाख रुपए हुई साल की, तो 0 से 2.5 लाख रुपए पे मेरा क्या लगता था? 2,50,000। 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक मेरा क्या लगता था? 5%, जो कि होता था 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितने रुपए बने? 5 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख, और अब 10 लाख टोटल कितने बने? बचे 5 लाख, 15 में से 10 गए, 5 लाख का 30% 1.5 लाख। तो कुछ मेरा 2,62,500 रुपीज क्या बनता था? मेरा टैक्स बनता 15 लाख की इनकम। इसमें और भी चीज है, कुछ हायर एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन सेस वगैरह लगता था, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताएंगे। तो ये क्या था? टैक्सेशन। ये ओल्ड डिजाइन में था। और एडिशन करता हूं, अप टू 2.5 लाख रुपए उन लोगों के लिए था जिनकी उम्र 60 साल तक थी। 60 से 80 वालों के लिए अलग होता था, अब 80 वालों के लिए अलग होता था। सही है? समझ में आई बात? इंडिविजुअल के लिए अलग होता था, HUF के लिए अलग होता था। इंडिविजुअल HUF, वैसे ज्यादातर स्लैब में इंडिविजुअल HUF का एक साथ ही था। ठीक है? ये पूरा का पूरा ओल्ड डिजाइन था। अब इन्होंने ना थोड़ा सा इजी करा, ये लेकर आए सेक्शन नंबर 115 BAC। इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? इन्होंने कहा बहुत इजी करते हैं। 0 से 3 लाख नील, 3 से 6 5%, 6 से 9 5%। तो ये 5% करके क्या यार है? बढ़ा रहे। मतलब 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20%। देखो सिंपल नहीं है? सिंपल नहीं है? अभी याद मत करो कि क्या स्लैब रेट है, मैं आपको स्लैब रेट याद नहीं करवा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं
कि नया और ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या था। ओल्ड और नए में फर्क आ गया। अब आप सर ये हमें बता क्यों रहे हो? आपसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपके ऊपर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, क्योंकि अभी ओल्ड और न्यू दोनों ही चल रहा है। क्योंकि अभी ओल्ड और न्यू दोनों ही चल रहा है। अगर एसएससी खुद ओल्ड रिजाइम एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो ओल्ड के अकॉर्डिंगली टैक्स देता है, तो मानेंगे कि वो न्यू को सही है। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि वो सेक्शन नंबर 115 बीएससी को फॉलो करेगा बाय डिफॉल्ट। वो अभी आगे आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे प्यारों, एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती थी ओल्ड के अंदर, न्यू के अंदर एचआरए की एग्जेम्पशन आया समझ में? तो सर पढ़ाया क्यों? दिमाग खराब है आपका? नहीं जी, मेरा दिमाग खराब नहीं है। पढ़ाने का रीजन ये है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में अगर ओल्ड रिजाइम पूछ लेगा तो फिर आप क्या करेंगे? और अभी तो मैंने पूरा पढ़ाया भी नहीं, तो आज करेंगे हम दोनों के क्वेश्चन, ओल्ड के भी और न्यू के। आ गया समझ दोनों के? तो आया समझ में क्या है? अब मैं इसको एक दो लाइन के अंदर आपके दिमाग में फिट करता हूं। आप जब ये सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे होंगे या जब आप टोटल इनकम का क्वेश्चन निकालोगे बाद में, बात की तो चल बाद में देखेंगे, इस सैलरी के चैप्टर में आपके पास दो सिचुएशन आएंगे। ध्यान से देखना। आप लोग भी कह रहे होंगे सर खत्म क्यों नहीं होगा? चलो जी, जैसे आपके पास ये एचआरए का क्वेश्चन आपके सामने है, अभी करवा नहीं रहा हूं, अभी बस एक कुछ चीज पढ़ानी है। देखो सिचुएशन क्या आएगी। एक क्वेश्चन है ऊपर और कह रहे हैं कि इसकी ग्रॉस सैलरी निकालो असेसमेंट ईयर 2024-25 इफ एक्स ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर, तो ओल्ड का आपको अलग से निकालना है। डज नॉट एक्सरसाइज एनी ऑप्शन, और अगर वो कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया जाएगा? ये न्यू रिजीम के अंदर। आ गया समझ? क्लियर है? तो अब सैलरी के चैप्टर के अंदर मैंने आपको जो अलावेंसेस एक ही बताई है अभी एचआरए की, अगर वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से है तो पूरा रूल सेम है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी exempted, actual HRA received 50% or 40% of salary, rent paid minus 10% of salary, all well। अगर आपसे बोले कि न्यू रिजीम के अंदर है तो एचआरए कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे एचआरए का यहाँ पर आपको अलावेंसेस मिलते ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है? फुली टैक्सेबल होगा, अभी मैं बता रहा हूँ आगे। ठीक है, समझ गए? आ जाओ जरा। मेरा बस एक मकसद था ओल्ड और न्यू के बीच का डिफरेंस बताना। क्या आप लोगों को वो डिफरेंस समझ में आया? सबको आ गया? अब मैं एचआरए के पास वापस जा रहा हूं एंड देन हम क्वेश्चन दोबारा से करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। अभी ना एक साथ कोई चीज बंद नहीं करते, ये थोड़ी कि आपको नया आया तो पुराना वाला बंद कर देंगे। अभी पुराना वाला कई जगहों पर चल रहा है और गवर्नमेंट का दोनों में कोई नुकसान नहीं है। पुराना वाला टफ है, बस थोड़ा गवर्नमेंट उसको इजी करने की कोशिश कर रही है। और एक बात बताओ, कुछ नया तो लाना ही चाहिए हमेशा। सर एचआरए में पूरे हाउस रेंट के अलाउंस करना नहीं, एचआरए का मतलब ये है कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने पैसे दिए। फॉर एग्जाम्पल, सब आ जाना बेटा, इधर आ जाओ। आज एचआरए बहुत अच्छे से करेंगे, आज अलावेंसेस खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, इन्होंने कुछ पूछा है, मैं उसका आंसर दे रहा हूं। ये जो एचआरए है ना, एचआरए में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल 15,000 पर मंथ दिया है। ठीक है, तो साल के कितने रुपए मिल गए? और ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहा है एम्प्लॉय।
तो इनकम टैक्स वाला ये कह रहा है कि इस 180 में से कुछ हिस्सा मैं तेरा एग्जाम कर दूंगा और कुछ हिस्से में मैं तेरे से क्या लूंगा, टैक्स। अब एग्जाम करने के लिए इनकम टैक्स वाले ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्टेड। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 1,80,000, 50% ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी होगी उसका 50% लिखेंगे, और रेंट पे उसने जो भी किया होगा उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर देंगे। तो तीनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, और बाकी बचा वाला टैक्स। मतलब पूरा टैक्स नहीं कर रहे और पूरा एग्जाम्प्ट भी नहीं कर रहे। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में। ऑल वेल, यहाँ तक कोई समस्या? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अलावेंस क्या दी बेटे, 1,80,000 रुपए अलावेंस ही तो है, उसको टैक्स देना पड़ रहा है, उसको पूरा पैसा इनकम टैक्स को नहीं देना पड़ रहा। नहीं समझे? वो इतने पैसे पर टैक्स दे रहा है, वो इतने पैसे टैक्स के रूप में नहीं दे रहा, वो इनकम टैक्स को पूरे 180 थोड़ी दे रहा है कि लो जी मालिक ने दिए थे आप रख लो। वो क्या कर रहा है, वो 180 पर टैक्स दे रहा है। तो जितना टैक्स दिया बचा हुआ पैसा उसकी अलावेंस होगी ना। ऑल वेल, ठीक है जी, डन है। कोई डाउट किसी को? अब हम लोग एचआरए कर रहे हैं। अलावेंस की मीनिंग मैंने आपको ये बता दिया था, अलावेंस का लिस्ट हमें करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है, एक बार और मीनिंग बता दूं, मीनिंग ऑफ अलावेंस कहता है अलावेंस इज द फिक्स मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय द मालिक टू द एम्प्लॉय फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस वेदर पर्सनल और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज। तो अलावेंसेस की लिस्ट है यहाँ पर। एक होता है मेरा हाउस रेंट अलावेंस, जो कि सेक्शन नंबर 10(13)A एंड रूल 2A। याद मत करना, इतना ज्यादा डीप मत जाना आप लोग। दूसरा स्पेशल अलावेंस है सेक्शन नंबर 10(14). पर्सनल और ऑफिशियल होता है, वो अभी आगे डिस्कस होगा। फॉरेन अलावेंस, अदर अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा शुरू किया, एचआरए। एचआरए की मीनिंग क्या होती है? एचआरए इज एन अलावेंस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन व्हिच द एम्प्लॉय might have to take. HRA is taxable under its salary to the extent it is not, मतलब exemption वाला पार्ट हटा दो, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, taxable। तो exemption आपको HRA की अगर 10(13)A की लेनी है तो आपको देखना पड़ेगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 फिगर्स। अगर आप कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में हो, देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ द सैलरी। अदर केसेस में एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% और यहां पर क्या आ गया, 40%। ऑल वेल। अब ये कह रहा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो आपका मैंने साफ साफ बता दिया था, B + C + B फॉर बेसिक पे, C फॉर कमीशन। कमीशन मेरे बच्चे वही वाला लेना जो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और सेल्स होगा, और DA आप वही वाला लोगे जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर नोट है, नोट में ये कह रहा है ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है इसमें इन तीनों के अलावा बाकी कोई और इंक्लूड नहीं होता। ये मैंने पिछली क्लास में बताया। देखो, सैलरी तो बहुत सारे तरीकों से मिलती है, बहुत सारे अलग अलग नामों से मिलती है, वो नाम भी मैंने आपको गिनवाए थे। आपको सिर्फ एचआरए की सैलरी कैलकुलेट करते वक्त बेसिक वेजेस लेना है, कमीशन लेना है। कमीशन तभी लेना है जब क्वेश्चन में लिखा होगा फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। कई बार बच्चे यहां भी फंस जाते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है कमीशन ब्रैकेट में फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो बच्चे ने फिक्स परसेंटेज पढ़ा और आगे बढ़ गया और उस अमाउंट को उसने लोड किया अपने क्वेश्चन में और गलत हो गया। समझ गए बात को? पूरा पढ़ना है। फिक्स परसेंटेज ऑफ व्हाट, सेल्स और टर्नओवर। ये क्या हो रहा है भाई, लाल पीला? ठीक है, ऑल वेल। और इसके अलावा
डीए लेना है, डियरनेस अलावेंस, और डियरनेस अलावेंस कौन सा वाला होगा? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर है जी? कुछ स्पेशल पॉइंट है, ये स्पेशल पॉइंट आपको मैं बता दूं, और उसके बाद एक नोट मैंने लिखवाया हुआ है, फिर हम वो पढ़ेंगे नोट को। स्पेशल पॉइंट क्या है? वेयर द एम्प्लॉय हैज नॉट एक्चुअली इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन क्यों मिलेगी आपको, खुद ही सोचो। जैसे हमारे भारत में कई लोग फ्री का राशन उठाते हैं। फ्री का राशन किसको मिलता है? गरीब को। लेकिन वो गरीब नहीं होते, उनके 9 मकान होते हैं। देखना कभी भी लोकल एरियाज में, लोकल कॉलोनीज में 8 मकान है, 9 मकान है, और सबसे ज्यादा राशन भी वही लेते हैं, गरीबों को नहीं मिलता कुछ भी। तो इनकम टैक्स में ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने ये बोला है कि अगर आप एक्चुअली में पे करते हो तो ही आके एग्जेम्पशन लेना, वरना मत लेना, एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? फिर क्या है? इफ देयर इज एनी चेंज इन द फॉलोइंग 4 पर्टिकुलर, ये 4 पर्टिकुलर अगर बदलाव होते हैं तो आपको एचआरए 2 बार निकालना पड़ेगा, बदलाव होने से पहले और बदलाव होने के बाद। कह रहा अगर प्लेस ऑफ रेजिडेंस बदल गया, जैसे हो नहीं सकता ऐसा कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक दिल्ली में रहो और नवंबर से लेकर अपना मार्च तक वो रहो फरीदाबाद में। तो बेटे दिल्ली का तो 50% ऑफ सैलरी होता है और फरीदाबाद का, तो बेटे अलग नहीं निकालोगे, तो सेपरेट निकालना। एचआरए रिसीव्ड पहले कम होती थी, बाद में बढ़ा दी, तो आपका क्वेश्चन भी बदल जाएगा। रेंट पेड पहले कम करते थे, अब और बढ़ा दिया, है ना? 6 महीने तक 10,000 रुपए महीना दिया और बाकी के 6 महीने में 12,000 रुपए महीना दिया, तो चेंज करोगे या नहीं? फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, BCD। पहले कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर था, अब कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नहीं है। 6 महीने तक फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर था, 6 महीने तक फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नहीं है, तो क्या करेंगे? 6 महीने का लेंगे पहले वाली सैलरी का, 6 महीने का लेंगे। ऑल वेल? क्लियर है जी? कोई समस्या किसी को? तो ये हमारा स्पेशल पॉइंट है। एक और करवा दें, आपका एचआरए खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे एचआरए। अभी तक कैसा लगा एचआरए? ओके, इजी है। हम बिल्कुल रिवीजन करते हुए जाएंगे और प्रयास करेंगे थोड़े नंबर ऑफ आवर्स टैक्सेशन की क्लास के बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ 2 घंटे में कुछ नहीं होता। ठीक है? तो नोट, अब मैंने ये नोट लिखा हुआ है, वही वाला नोट जो मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A। 1013A कभी मैं आगे बोलूंगा तो किसका है? एचआरए की एग्जेम्पशन। आगे क्या है? और 10 किसका होता है? 10 के आगे कुछ भी हो जाए दिमाग में पहला तो आना चाहिए, सर ये तो एग्जाम। अब कितना है वो देख लेंगे। Shall be allowed only when the employee opt to be taxed under the old regime। तो आपका प्रश्न आपको साफ साफ बोल देगा एम्प्लॉय ने ओल्ड रिजीम लिया है या न्यू रिजीम लिया है। न्यू रिजीम लिया है तो एचआरए आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा। हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन दे, बोलो कि ओल्ड में भी करो और न्यू में भी करो, है ना? दोनों भी दे सकते हैं वो आपको। Not allowed if he does not exercise any option and hence by default he is under the, that is section 115 BAC 1A। All well? ठीक है जी, यहां तक ओके? चलो जी, अब ना मैंने अभी सिर्फ एचआरए के बारे में बताया ना, अब मैं आपको सारे अलावेंसेस बताऊंगा जो ओल्ड रिजीम में मिलेंगे और न्यू में नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर जो अगली 2-3 क्लासेस के अंदर हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अंदर मैं आपको दोनों वाले टॉपिक बताया करूंगा कि ओल्ड में होता तो क्या होता, न्यू में होता तो क्या होता। पहले एचआरए और आरएफए, एक परक्यूजिट का आरएफए आएगा, आगे कराऊंगा। वो पहले बहुत इजी वे में हो जाता था, अभी ना दोनों में ही बदलाव आ गए, तो हमारे प्रश्नों की संख्या बढ़ भी चुकी है और लंबी भी हो चुकी है, और एक्सपेक्टेशन है कि इंस्टीट्यूट आपके या तो आरएफए या तो एचआरए से क्वेश्चन दे देगा, चेंजेस से देता है हमेशा। तो अलावेंसेस अवेलेबल इफ टैक्स इज पेड एज पर, अगर ओल्ड रिजीम से देते हो तो अलावेंस आपको सारे मिलेंगे। कौन कौन से? पर्सनल अलावेंस में ट्रांसपोर्ट, ऑफिशियल में ट्रैवलिंग, डेली कन्वेंस।
आगे आएंगे ये सारे अलावेंसेस। और अगर आपने 115 बीएससी लिया है या कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? तो बेटे आपको ये सारी अलावेंसेस नहीं मिलने वाली है। एक आपकी एचआरए, एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस आगे पढ़ाऊंगा 100 रुपीज मैक्सिमम पर चाइल्ड पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड। हॉस्टल एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा 300 रुपए का। आउट स्टेशन अलावेंस, अंडरग्राउंड अलावेंस पढ़ाऊंगा मैं आपको 800 रुपए पर मंथ। ट्राइबल एरिया पढ़ाऊंगा 200 रुपए पर मंथ। और ऑफिशियल में यूनिफॉर्म, हेल्पर और एकेडमिक अलावेंस, ये सारे अलावेंसेस नए रिजाइन के अंदर। तो सर क्यों ये वाला दे रखा है? पुराने वाले में ये मिलते हैं, इसी वजह से। मतलब पुराने वाले में सारे अलावेंसेस मिलेंगे और न्यू वाले में ये सारे अलावेंसेस नहीं मिलेंगे। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले बात करेंगे किसकी? एचआरए की। तो आ जाओ जी, आपका क्वेश्चन पहले एचआरए का। यस सर, एचआरए में एम्प्लॉयर डायरेक्टली पैसे के थ्रू अलाउंस देता है या इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है कुछ बार, तो वही अलाउंस? ना 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 बेटे, बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है और इनकम टैक्स वाला एम्प्लॉय की इनकम टैक्स रिटर्न जब भर रहा होता है एम्प्लॉय, तब एम्प्लॉय शो कर रहा है कि मेरे को एम्प्लॉयर से इतना पैसा मिला है एचआरए के नाम पर, और मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा टैक्स कितना बनता है, क्योंकि मैं ओल्ड रिजाइन में हूँ। और न्यू में होता तो नहीं होता। चलो जी, तो क्वेश्चन आपके स्टार्ट कर रहे हैं। आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 से शुरू करें, या एक काम करता हूं, ये मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, करवाऊं? पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी कोई अपना दिमाग मत लगाना ज्यादा। इधर आ जाओ। ए इज एंटाइटल्ड टू बेसिक सैलरी ऑफ, अच्छा ऊपर लिखा है वेयर देयर इज नो चेंज इन एनी फैक्टर। मैंने आपको 4 फैक्टर बताए थे, अगर उसमें बदलाव होते हैं तो अलग अलग निकालते हैं। अभी क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं कोई चेंज वाला नहीं दे रहा। इलस्ट्रेशन 6 कहता है वेयर देयर इज नो चेंज इन एनी फैक्टर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, में कोई भी फैक्टर में चेंज नहीं हुआ। ए इज एंटाइटल्ड टू बेसिक सैलरी ऑफ 25,000 रुपए पर मंथ। डीए कितना है? क्या डीए के ब्रैकेट में लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है ना? पहले यही सोचना है, लेकिन सोचना का पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। हो सकता है एचआरए का क्वेश्चन ही ना हो, क्योंकि वहां तो सारे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे ना। 40% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ है भाई, आगे 40% क्या है? ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू एचआरए ऑफ पर मंथ 10,000। और वो रेंट कितना पे कर रहा है? घर कहाँ है? पूरा आंसर दे दिया तुम्हें इसने। सॉल्व करवाएं? चलो जी, तो कई जगह है, चलो इसके ऊपर करता हूं मैं शॉर्ट में। इधर आओ फटाफट। पहला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो उसके लिए ना मेरे को सैलरी पता होनी चाहिए। सैलरी का फॉर्मूला क्या है? बी प्लस सी प्लस, क्या क्वेश्चन में सी है? सी तो हम लोग हो गए आजकल। ठीक है, अच्छा बी फॉर बेसिक। बेसिक कितना है? 25,000 इंटू 12 करना जरा, 3 लाख रुपए। प्लस डीए कितना है? 5,000, 60,000, और उसका 40% क्या है? यानी 24,000 रुपए साल का। 24,000 हो गया ना? तो 3,24,000 रुपए मेरी क्या आ गई? सैलरी आ गई। चलो, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड में एक्चुअल एचआरए क्या रिसीव हुआ है? 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000। मैंने रेंट कितना पहले 50% ऑफ सैलरी करो, क्योंकि दिल्ली में 324 का 50% करना 1,62,000। रेंट कितना पे किया है? 10,000 पर मंथ। तो 10,000 यानी कि रेंट पेड 1,20,000 माइनस 32,400। ये कैसे आया सर? 10% ऑफ सैलरी। और रेंट कितना पे किया? 10,000 इंटू 12 माइनस करके बताओ। तो मेरे बच्चे तीनों में मिनिमम क्या है? तो इसको क्या कर देंगे? 1,20,000 एक्चुअल है, इसमें से 87 माइनस करो,
32,400 विल बी योर, एक बार ट्रांसफर पार्ट। हाँ बेटे मैं पूरा बता दूं। ये देखो ना इधर सामने सोल्यूशन में आपका आंसर आ चुका है जो मैंने बोला। देखो सबसे पहले आपको निकालनी होती है क्या, सैलरी। सब बोर्ड पे देखो, सैलरी निकाले 25,000 इंटू 12 3 लाख, डीए 40% है, 24 कमीशन है नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना, तो टोटल सैलरी क्या आ गई 324। अब मैं ऊपर गया, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ 10,000, 10,000 इंटू 12 1,20,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या इसको रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी भी बोलते हैं। 1,20,000 है, 10,000 इंटू 12 माइनस 32,400। सर ये 32,400 कैसे आया, 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी क्या थी 3,24,000 इंटू 10%, तो आपका 87,600। और तीसरा क्या है, सैलरी का 50%। सैलरी 324 है, उसका 50% आ गया 1,50,000। क्यों करा, क्योंकि दिल्ली में, और अगर यहाँ लिखा होता आगरा तो 40 करते। अब बताओ तीनों में मिनिमम क्या है 87,600 एग्जेम्प्ट, और 1,20,000 में से 87,600 माइनस करो, टैक्सेबल आ जाएगा। देखो नीचे आया होगा टैक्सेबल। अच्छा इन्होंने बोला ही नहीं टैक्सेबल निकालने, कहाँ है, हाँ ये रहा 32,400। ठीक है, नहीं ठीक है, डन है। सर अगर एक्चुअल एचआरए ही सबसे मिनिमम हुआ तो वो होगा एग्जाम, तो फिर हम ये एक्चुअल एचआरए से माइनस कर 0 टैक्सेबल, और क्या, कोई टैक्सेबल नहीं, सब एग्जाम। डन जी। एम्प्लॉइज यही कोशिश करते हैं वो एक्चुअल, हाँ ताकि टैक्स कम दे। चलो प्यारो अगला क्वेश्चन करो जरा, ये वाला। अब देखो यहाँ पर चेंज है रेंट पेड में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे। एक बार फॉर्मेट दिखा दूं अलग का, बिल्कुल झलक दिखाऊंगा और वापस कर दूंगा। ये देखो 9 महीने का अलग, 3 महीने का अलग, ठीक है। चलो खुद सॉल्व करो, यू हैव 5 मिनट्स। 5 मिनट आप लोगों के पास है। कल सुबह 8 बजे से आप लोगों की क्लास है विद सुमित सर, एंड आफ्टर दैट दीपक पाठक सर। पांच मिनट है सबके पास। कमीशन है 2% ऑफ टर्नओवर अचीव विच वाज, तो टर्नओवर है तो सही 22,50,000। नहीं फिक्स परसेंटेज बोला था मैंने, तो फिक्स रेट है तो सही 2%, ठीक है। भाई साहब इसको कृपया करके साइलेंट कर लें। साइलेंट फिर कैसे बोला, वो बोलेगा, क्या बोल के बोलेगा। ये अच्छा है यार। अच्छा फैमिली का फोन आएगा तो वो म्यूट में, रिकॉर्ड से काट। अच्छा है ये सही है। अच्छा म्यूट कैसे, अगर फैमिली का आया और नेट उठाना ही नहीं है, पता ही नहीं लगने, तो दीदी का जैसे आया तो सर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ब्लॉक कर दो। वो Direct। रिकॉर्ड से डाल। डिफॉल्ट से डालो, उसका पता नहीं चलेगा ना। श्रेया हो रहा है क्वेश्चन। पांच मिनट है आपके पास।
मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास देखना। निकल गया अभी मैं देखता हूँ। करो करो ट्राई करो। नया नया टैक्स हाथ में है, डरने का नहीं है। टैक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, पता है आपको। डायरेक्ट टैक्स बड़ा है लेकिन आसान है, सीरियसली। ये 9 महीने में नोएडा में है, बाकी 3 महीने दिल्ली में है। हाँ, तो दिसंबर 23 तक वो नोएडा में रहा, तो 9 महीने का नोएडा वाला निकालोगे 40-50 में चले। अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल है ना। आप कभी भी टैक्सेशन में क्वेश्चन 1 अप्रैल से ही करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद वो चला गया दिल्ली, 20,000 रुपए का रेंट हो गया, तो 3 महीने का कैसे निकालोगे? हाँ, और नोएडा का 40%। बाकी इसके अंदर कोई खास बदलाव है नहीं, क्योंकि डीए पूरा फॉर्मिंग पार्ट है, बेसिक है, और कमीशन 2% है, 22,50,000 का। मतलब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। आपकी सैलरी आ जाएगी क्या? 30,000 इंटू 12, 360, नहीं 30,000 इंटू 9, 270 प्लस 90,000 प्लस 45,000 रुपए आपका 12 महीने के लिए है, 9 महीने के लिए। नहीं, आप ना सेपरेट पहले 9 महीने वाला अलग निकालो, बाद में ऐड करेंगे वो, ठीक है। सेपरेट करो। तो ये 45 बराबर नहीं बटेगा क्यों? ये 45 से 2% में अलग अलग जाएगा। हाँ, 9 महीने का अलग कर दिया, 3 का अलग कर दिया। रेंट इंक्रीज हो, यहाँ तो कुछ नहीं, नोएडा से दिल्ली शिफ्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल है ना। यहाँ बता तो रहा है, पहले नोएडा में इतने तक था, 1/24 से रेंट वॉज इंक्रीज टू 20,000। एक मिनट, वो दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में नहीं है वो। वो बेटे एक मिनट, इस क्वेश्चन में दिल्ली कहाँ लिखा हुआ है? सर उल्टा लिखा है। अच्छा, ये रहा ना, ये सर ऐसा तो नहीं है, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो रह नोएडा में है। कहाँ पर रेंट वो होगा आपके? बेटे इसके अंदर सुनो, एक बात सुनो, ये नोएडा से दिल्ली नहीं आया, ये नोएडा का नोएडा में ही है, उसका बस रेंट बढ़ा है 10,000 से 20,000। देखो ना, द रेंट वॉज इंक्रीज, तो 40% पहले भी था, 40% अभी भी है, बस रेंट बढ़ा है। उसने अपने नोएडा से काम करने दिल्ली आता है वो, तो रहता कहाँ है? नोएडा में। पहले 10,000 था, एक दिन मालिक ने ज्यादा पी ली, कहते कल से 20,000 हो गया तेरा। तो बस इसका 40% सेम रहेगा, बस बाकी चीजें चेंज हो जाएगी सैलरी। ठीक है, डन हो गया सबका? चलो जी देख लेते हैं एक बार। तो 2,10,000। अब सब इधर आ जाओ, कृपया करके बिल्कुल इधर आ जाएं। एक बार प्लीज देख लो, शुरुआती क्वेश्चन है, एक बार ध्यान दे दो। 1 अप्रैल 23 से 31 दिसंबर 23 का अलग निकाला है, 1 जनवरी 24 से 31 जनवरी का अलग निकाला है। उस बंदे को एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ है बताओ जी। टोटल एचआरए कितना रिसीव हुआ है? 15,000 रुपए महीने का, 180। ठीक है। 180 को हमने 9 महीने और 3 महीने में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। 135 यहाँ आ गया, 45 यहाँ आ गया। अब एग्जामिशन लेने के लिए सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी, 1 अप्रैल 23 से 31 दिसंबर 23 तक 270 प्लस 90 प्लस 33,750। ये कैसे निकला सब सुनना एक बार। 270 कैसे आया? सैलरी पर मंथ की कितनी है? 30,000। 30,000 इंटू 9,
30,000 इंटू 9 प्लस, और डीए क्या है 10,000, 10,000 इंटू 9 90 प्लस कमीशन 45,000 है जो कि पूरे साल का मिला है, 9 महीने का मिलेगा 33,750। ऑल वेल। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 393,750 विल बी योर सैलरी फॉर फर्स्ट 9 मंथ। एंड नेक्स्ट का आपका सैलरी क्या होगा, तो दोबारा से 30,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ कमीशन 11,250, 1,31,250। ऑल वेल डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत? रेंट पे तो 49 और 3 का लग गया, बाकी ऊपर वाले अभी मैं ऊपर जाता हूँ। आपको सैलरी में कोई दिक्कत तो नहीं है? सैलरी गलत हो गई ना, वो पूरी पे लगा दी। क्यों पूरी पे लगा दी? अब आ गया समझ में जो नहीं लगानी थी। बेटे आपको आए, सब सुनो जी, बेटे ध्यान से सुनो। बेटे प्लीज इधर आ जाओ, एक बच्चे को डाउट है, आप लोग भी आओ, क्या पता आपका भी हो। हम लोग एचआरए कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले क्या करते हैं, हमें वर्किंग नोट में क्या निकाल लेनी होती है? सैलरी। सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। अगर क्वेश्चन के अंदर, बीच में कोई नहीं बोलेगा, अगर क्वेश्चन के अंदर किसी भी फैक्टर में कोई चेंज नहीं है तो सिंपल पूरे साल का निकालेंगे, लेकिन अगर किसी फैक्टर में चेंज हो रहा है तो पूरे साल का नहीं निकलता। फिर आप कैसे निकालोगे? प्रोपोर्शन में देखोगे कितना चेंज है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बंदे का बेसिक था कितने रुपए महीना है? 30,000 रुपए महीना बेसिक है। उसका डीए पूरा फॉर्मिंग पार्ट है 10,000 रुपए महीना, और कमीशन उसका पूरे साल का 40 है ना, 22 लाख कुछ 50,000 का 2%। ऑल वेल। अब सुनो, पहले उसका रेंट पेड कितना था? 10,000 पर मंथ, और अब कितना हुआ? 20,000। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टर चेंज हो रहा है, रेंट हो रहा है ना। और मैंने कहा था ना, 4 फैक्टर में से कोई भी अगर एक फैक्टर चेंज हो जाए तो आपको अलग अलग निकालना पड़ता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले मुझे हमेशा सैलरी निकाल देनी चाहिए वर्किंग नोट में नीचे, हमेशा सैलरी। तो सैलरी इंक्लूड बी प्लस सी प्लस डी। तो पहले मैं 9 महीने की सैलरी अलग निकालूंगा और 3 महीने की। तो मैंने 9 महीने की सैलरी कैसे निकाली? 30,000 मल्टीप्लाई 9, 10,000 मल्टीप्लाई 9, और 45,000 पूरे साल का कमीशन मिला है। तो फिर मैंने ये पूरे 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना मिलेगा? ये आ गया। एक ही बारे में निकाल के 9 महीने का लेना भाई हमें वर्किंग नोट में प्रेजेंट करना होता है, शो करना होता है, मार्क्स नहीं। टोटल निकाल के नहीं वर्किंग मेरे सोल्यूशन में अलग है। मेरे सोल्यूशन में क्या है? डिफरेंट। आपको एग्जाम में मार्क्स तभी मिलेंगे जब वर्किंग नोट क्लियरली निकाल के आते हो। डन है यहाँ तक? ओके। तो 30,000 का 9, 270, 90, और ये कितना आया? 750। बताना अमाउंट। 393,750। ये तो 9 महीने का। अब 3 महीने का देख लो, 90,000, 30,000, 11,250, तो ये आ गया 131,250। ऑल वेल। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो 9 महीने का अलग, 3 का अलग, ठीक है। तो एक्चुअल एचआरए क्या रिसीव हुआ है? 135 9 महीने वाला। अब ये बताओ 135 और 45 में कोई दिक्कत? सर वो 180 था तो हमने 9 और 12 के प्रोपोर्शन में, 9 और 3 के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया। दूसरा 50% ऑफ सैलरी। यस, क्या? क्योंकि नोएडा है ना। एक बार एक क्लास में मैंने क्योंकि को ऐसी जोश में 2-3 बार बोल दिया तो बच्चा कहता 4 बोतल वोडका। इधर आते, ठीक है। 40% ऑफ सैलरी। तो 393,750 का 40% यहाँ डालो, बताओ। 157,500 और यहाँ डालो अपना 131,250 का 40, 52, 500। और लास्ट हमारा क्या है?
रेंट माइनस 10। तो रेंट कितना पे किया? 10,000, यानी कि 1,20,000 माइनस, 10%। ठीक है। और यहाँ कितना पे किया? 60,000 शायद, 60,000 माइनस 10%। बताना अमाउंट बेटे। 80,625। क्या? 90,000 अच्छा 90 कर दो, 90 कर दो। दूसरी साइड वहाँ नहीं, दूसरी साइड 90 और 60 होगा। 60। कहाँ पे 90? 9 मंथ वाला है। यहाँ 90 किया है? हाँ। अच्छा हाँ ठीक है, 10 इंटू, 9 ठीक है। तो बताओ अमाउंट। 50,625 625 और 4,675। अच्छा एक काम करते हैं, इन तीनों में मिनिमम क्या है? 50,625। तो ये क्या हो गया? और इन तीनों में मिनिमम क्या है? 45। ये क्या हो गया? तो 45 प्लस 50, 625 को जोड़ो और एक्चुअल 180 से माइनस कर दो, टैक्सेबल आ जाएगा। आ गया समझ बेटे? आ गया? ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आया? श्रेय? 180 क्या था? हाँ 180 एक्चुअल एचआरए रिसीव था, उसमें से इसको माइनस कर दो, टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है, हाँ अलग अलग कर दो, एक साथ करना हो एक साथ कर दो। वैसे ये पूछा नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर टैक्सेबल निकालना हो तो क्या होगा। ठीक है जी, डन। मिनिमम क्या है? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो देखो ना, 135, 157 और 50, तो तीनों में मिनिमम क्या है? तो ये आ गया, ये एग्जेम्प्ट हो गया, दोनों का। ठीक है जी। किसी भी चीज में चेंज आया तो हमें मतलब दोनों चीजों सैलरी को भी अलग करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, चेंज आने से पहले का और चेंज आने के बाद का अलग निकालना। क्योंकि सैलरी में तो कोई चेंज नहीं। सैलरी में नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से एग्जाम्पशन में तो चेंज आ गया ना। सैलरी रेंट पेड की वजह से, इसकी रेंट पेड की वजह से एग्जाम्पशन में तो चेंज आ गया। ठीक है जी, डन है। ओके आगे बढ़ो जी। चेंज करूं, हटा दूं यहां से? चलो जी। इलस्ट्रेशन हमने ये वाली कर ली थी, 8 करनी है। 8 करो चलो। अब आपको आएगा मजा। सर थोड़ा ऊपर करो। हाँ पूरा कर लो बेटे। अच्छा ऐसे करना है। देखो जी, इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट वाले का नील है 84375। ये देखो, ठीक है जी। ये मैं शेयर कर दूंगा, आपके पास आ जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 करो फटाफट। यहां पर 2 फैक्टर्स में चेंज है, सैलरी में और रेंट पेड में। ऊपर वाले में एक चेंज था रेंट पेड, और अब सैलरी और रेंट पेड दोनों में चेंज है। एक बात और, क्वेश्चन को जब आप पढ़ना, इसको बाद में पढ़ना क्योंकि वो नीचे जा रहा है, मैं पहले ये पढ़ा दूं। आपको क्या निकालना है आंसर में? ग्रॉस सैलरी निकालनी है 24-25 की। असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 23-24। अगर एक्स ने ओल्ड रिजीम लिया तो ओल्ड रिजीम लिया होगा तो एचआरए मिलेगा, और अगर न्यू रिजीम लिया हो तो एचआरए नहीं मिलेगा। तो आपको जब सॉल्व करना है तो देखो, एक ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग और एक देखो न्यू वाले में बंदे ने एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं दी, बाकी सब सेम है। ठीक है, न्यू रिजीम में एचआरए की एग्जेम्पशन देखो यहां पर नहीं मिली, बाकी सब क्या है। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास 10 मिनट है। चलो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, करो। और ग्रॉस सैलरी निकालनी है। एक नई बात, ग्रॉस सैलरी मतलब जितनी भी सैलरीज है ना, उन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। चलो करो। यहाँ से 8 20 को थोड़ा बेसिक सैलरी लिखा तो फॉलोइंग पार्ट ऑफ सैलरी है सेकंड लाइन में। अभी बता।
जो बेसिक है उसका 70% रिटायरमेंट बेनिफिट है, डीए। 20% वाला वो नहीं है। देखो डीए क्या है, पहले बेसिक का 20 अमाउंट डीए होगा और जो भी अमाउंट निकलेगा उसका 70% फॉर्मिंग पार्ट है। नहीं समझे? डीए कितना है? ओ बेसिक 60,000 पर मंथ है तो उसका 20% डीए, तो महीने का 12,000 रुपए डीए, और 12,000 का 70% यानी कि 8400 विल बी योर फॉर्मिंग पार्ट, जिसको आप एचआरए की सैलरी लेते वक्त यूज करोगे। और ग्रॉस सैलरी करते वक्त ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। आप अभी अपने आप करो, मैं बताऊंगा। अभी आप लोग अपना दिमाग लगाओ, 5 मिनट अपने आप पढ़ो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। इंक्रीमेंट वाला कहाँ जाएगा? मैं नहीं बता रहा, अभी 5 मिनट तुम्हें करना। कल लॉ की क्लास में सब अपना नया रजिस्टर लेकर आएंगे, 2 पेन लेकर आएंगे, ठीक है? 2 पेन और नया रजिस्टर, एक ब्लैक पेन या मतलब अलग अलग कलर के, एक ब्लू और एक रेड ले आना, और मोटा सा रजिस्टर बना लो लॉ का, मोटा सा थोड़ा सा, ठीक है? करो, दिमाग लगाओ, मैं अभी बताऊंगा। जो नहीं आ रहा वो भी रोको। चलो जी, एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता दो तुम लोगों के लिए। सब आ जाओ, सब इधर आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ना सिखा दो। देखो बेटे, अभी नया नया है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि समझ नहीं आ रहा। जैसे 4, 5, 6 क्वेश्चन कर लोगे, आपके बिल्कुल सबसे इजी चैप्टर सैलरी लगेगा, ठीक है? तो देखते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद, एक्स भाई काम कर रहा है एबीसी लिमिटेड, उसका बेसिक सैलरी क्या है? 60,000 पर मंथ। उस बंदे को डीए मिल रहा है 20% ऑफ बेसिक पे। मतलब अगर मैं बोलूं बेसिक, तो बेसिक है इसका 60,000 इंटू 12, कितना हो गया? 7,20,000। और डीए क्या है इसका? डीए इसका 20% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो 7,20,000 का 20% कितना होता है? 1,44,000 इसका डीए। यहां तक कोई दिक्कत? आगे कह रहा है 70% ऑफ डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं एचआरए की सैलरी निकालते वक्त। ये वाला जो पॉइंट है, इसका यूज आप कहां करोगे? एचआरए की सैलरी में, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। द कंपनी गिव्स हिम एचआरए और ₹30,000, मतलब इसका एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड क्या है? 70% एक्चुअल एचआरए, एचआरए क्या है? 30,000 महीना, मतलब 3,60,000 टोटल साल का। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 उसको सैलरी में इंक्रीमेंट मिला, कितना? 10,000 की तनख्वाह उसकी बढ़ गई, खुशनसीब है बहुत। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 में ही हैज रिसीव्ड एरियर ऑफ सैलरी परटेनिंग टू द अर्लियर ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज, इसका कुछ नहीं करना क्योंकि ये अपने साल में ड्यू हो चुकी होगी और उसी साल इसने टैक्स है ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज। आगे समझ नहीं आया तो बताओ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सैलरी, पहले सैलरी का टैक्सेबिलिटी क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? 15 क्या कहता है? ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर सैलरी टैक्स करता है। ये 80,000 रुपए उसके पिछले साल के थे, प्रीवियस ईयर से पहले के, जो एरियर में थे, आज मिले उसको, आज रिसीव हुए। ये टैक्सेबल नहीं होंगे क्योंकि ये पहले ही ड्यू हो चुके हैं उस साल में,
और उस साल इसने उस पर टैक्स दे दिया। आगे समझ, यस सर। आगे समझ, आगे। एक्स वॉज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स टिल 31 अक्टूबर 2023 तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और 1 सितंबर 2023 से उसने एकोमोडेशन लिया ऑन रेंट इन दिल्ली और पे कर रहा है कितने रुपए? 25,000 पर मंथ एज रेंट फॉर एकोमोडेशन। ऑल वेल। अब ये कह रहा है कंप्यूट करो उसकी ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 अगर वो ओल्ड रिजाइम लेता है और अगर वो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजाइम में आता है। अब नहीं कर सकते क्वेश्चन, करो प्रयास। डियरनेस अलाउंस हमारा मतलब है 42,000 का 70%। हाँ वो सिर्फ एचआरए के लिए। यस, आपको निकालना क्या है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी पता है क्या होता है? सब सुन लो। जितनी सैलरी आएगी ना क्वेश्चन में, कभी आपसे बोले ना ग्रॉस निकालो, तो क्वेश्चन में जितने अलावेंसेस जो भी टैक्सेबल होगा वो सब कुछ कैलकुलेट कर करके लिखते जाना, एंड में जोड़ देना ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ऑल वेल। यानी टैक्सेबल एचआरए जोड़ोगे, डीए, बेसिक। आंसर क्या है? अभी थोड़ी देर में बताएंगे ना। चलो करो। टैक्सेबल एचआरए जोड़ेंगे सारी चीजें, बेसिक, टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल परक्यूजिट जो आगे आएगा, आगे जितने भी टैक्सेबल सैलरी होती है वो सब जोड़ दो, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। सर इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पिछले क्वेश्चन में करी थी सैलरी पर। करेंगे ना, वही तो बता रहा हूँ। सब सुनो, इधर आ जाओ। अब इनका सोल्यूशन देखो जी, सब सुन लो, एक बार इधर देखो। और मैं बहुत स्लोली बता रहा हूं, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे। मैं खुद सॉल्व करूंगा तुम्हारे साथ में, तुम बस देखना। यहां पर ये कह रहा है कि ओल्ड के हिसाब से भी निकालो और न्यू के हिसाब से भी निकालो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 बॉक्सेस बनाए, उसमें एक ओल्ड का बॉक्स अलग और न्यू का अलग। ठीक है। इन्होंने मुझसे बोला ग्रॉस सैलरी निकालने को, तो ग्रॉस सैलरी का मतलब जितनी भी सैलरी है सब ऐड कर दो, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। पता है ग्रॉस क्यों है, ये नेट क्यों नहीं बोला? क्योंकि आगे मैं आपको और पढ़ाऊंगा, एक सेक्शन 16 की मिलती है डिडक्शन। ग्रॉस में से डिडक्शन ले लोगे तो नेट आता है। फिलहाल आपसे क्या बोला, ग्रॉस निकाल। तो ग्रॉस निकालते वक्त मेरी बेसिक सैलरी क्या है? 60,000 इंटू 9 और 70,000 इंटू 3। ऐसा क्यों मेरे प्यारो? सब सुनो। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक उसकी सैलरी थी 60,000 महीना, तो 9 महीने की तनख्वाह कितनी हो गई? 5,40,000। तो सर अलग अलग क्यों कर रहे हो? क्योंकि जनवरी से उसकी तनख्वाह क्या हो गई? 70। तो 70,000 इंटू 3 2,10,000, दोनों को जोड़कर बेसिक मेरा क्या आ गया? 7,50,000। यहां तक कोई दिक्कत? डीए कह रहा है वो 20% ऑफ बेसिक पे है, तो एक काम करो, जो निकला है पूरे साल का उसका 20% कर दो, आपका क्या आ जाएगा? डीए कितना आ गया? एरियर ऑफ सैलरी मेरी कितनी है? 80,000 रुपए। एरियर ऑफ सैलरी मेरी कितनी है? 80,000 रुपए। इसको अभी, इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले बाकी एचआरए वगैरह कर देते हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए कितना रिसीव हुआ है? तो अब मैं एचआरए निकालना बता रहा हूं, एचआरए के बारे में ध्यान से सुनो। इन द अबव क्वेश्चन देयर आर 2 फैक्टर व्हिच हैव चेंज बट कैलकुलेशन ऑफ एचआरए विल बी डन इन 3 पार्ट्स। क्यों करेंगे 3 पार्ट में? 1 अप्रैल से 31/10 तक जब कोई भी रेंट पे नहीं किया गया होगा, क्योंकि वो कहां रहता था? अपने पेरेंट्स के पास। 1/11 से 31/12 तक जब उसने रेंट पे किया लेकिन उसके बाकी फैक्टरों में चेंज नहीं हुआ, और 1 जनवरी से उसकी सैलरी क्या हो गई? तो इन्होंने 3 पार्ट में एचआरए को कैलकुलेट किया। मतलब मेन ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये एचआरए के लिए करवा रहा हूं, क्योंकि ग्रॉस सैलरी तो अभी जब आगे आएगा ना बड़े बड़े क्वेश्चन वहां निकालेंगे। फिलहाल एचआरए को ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था एक बात कि एग्जेम्पशन लेने के लिए आपका रेंट पे करना जरूरी है, और वो 31 अक्टूबर तक कहां पर था? घर पे अपने पेरेंट्स के पास। तो क्या उसको कोई एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं। तो उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लिखा है सिंस नो रेंट हैज बीन पेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर नो एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल। यहां तक कोई समस्या? विदित, अब आगे की बात करते हैं।
कह रहा फॉर द पीरियड नवंबर एंड दिसंबर 23, नवंबर और दिसंबर की। अच्छा ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पांचों महीने की क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 1 जनवरी से सैलरी में बदलाव है, तो जब फैक्टर बदलाव होते हैं तो हम अलग से निकालते हैं। तो नवंबर और दिसंबर का ऐसे निकालेंगे। एक्चुअल एचआर है उसको 30,000 रुपए महीना मिला है, तो 30,000 मल्टीप्लाई 2, ऑल वेल, नवंबर का, दिसंबर का। बी पॉइंट कहता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो अभी यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो सैलरी क्या है बेटे? पहले बताओ रेंट कितना पे किया उस बंदे ने? 25,000। तो 2 महीने का कितना रेंट हो गया? 50,000 रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है? बेसिक प्लस, तो 2 महीने की बेसिक सैलरी क्या है? 1/20, 60,000 रुपए महीना, ऑलवेज बेटे आ रहा है। और डीए क्या है? 50% और उसके बाद डीए बताओ 16,800 कैसे आया? सर एक सेकंड सर, दोबारा बताने को। क्या बेटे? 1/20 से बताना दो। सब सुनना, 1/20 कैसे आया? 1 महीने की सैलरी 60,000 थी, तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000 प्लस डीए कितना है? 60 का 20%, यस, 60,000 का 20% करो, 12,000 इंटू 8400 पर मंथ। 8400 1 महीने का, तो 2 महीने का क्या हो गया? 16,800। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको 16,800 में दिक्कत है? जल्दी बताओ, फ्रैंकली बताओ। ये मत सोचो वो क्या सोच रही है, सोच रहा है। ओके, 16,800 कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। दोनों को जोड़ के उसका 10% करो, 13,680 आएगा। 50 में से माइनस कर दो, 36,320। आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा 50% ऑफ सैलरी। 50% क्यों किया? दिल्ली में था। तो सैलरी हमारी क्या निकली? सैलरी निकली थी 1,20 प्लस 16,800 को जोड़ो, उसका 50% 68,400। बताओ तीनों में मिनिमम क्या है? तो 36,320 विल बी। और टैक्सेबल क्या होता? 60 में से माइनस कर देते। इस 2 महीने का कोई दिक्कत? उससे पहले अक्टूबर तक क्यों नहीं निकाला? उसकी कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब ये बंदा 1 जनवरी 24 से 31 मार्च 24 तक एग्जेम्पशन विल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट। तो जल्दी से बताओ उसकी अब सैलरी, एक्चुअल एचआरए तो सेम ही रहेगा, 30,000 मिला। उस बंदे की सैलरी में क्या हो गया? इजाफा हो गया। पहले थी 60, अब क्या हो गई? तो 3 महीने की सैलरी क्या होती है? 2,10,000। और जब सैलरी बढ़ी तो उसका डीए भी बढ़ गया होगा, क्योंकि डीए वाज द पार्ट ऑफ बेसिक पे। क्लियर है? तो 29,400 इसमें से माइनस करा, ये आ गया। और सैलरी का 50% ये आया। मिनिमम क्या है? 51060। तो इन्होंने क्या करा? टोटल एग्जेम्पशन पहले अक्टूबर तक की नील, 2 महीने की 36,320 और 3 महीने की 51, टोटल जोड़कर 87,380 विल बी योर। अभी बस आप ये करो, आपको एचआरए आया है नहीं आया? 75,000 हमें 3 मंथ्स का रेंट आया। 10% नहीं बेटे, 75,000 है। हाँ 10% ऑफ सैलरी 75,000 माइनस 10%। तो 75,000 रेंट पेड है ना 3 मंथ्स। हाँ रेंट पेड, 25,000 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी 3 मंथ्स की निकाली। सैलरी 3 महीने। यस यस, डन है जी। एचआरए में कोई दिक्कत? अभी हम यही पढ़ रहे, अभी ग्रॉस सैलरी छोड़ दो, फिलहाल एचआरए पढ़ा रहा हूँ। एचआरए में कोई दिक्कत? चलो जी, एक बार एचआरए की रिवीजन हो जाए। एचआरए क्या है? चेक कर लो, चेक कर लो कि वो ओल्ड डिजाइन में है या न्यू में है। न्यू में है कुछ नहीं मिलेगा सर, ओल्ड डिजाइन में है मिलेगा सर। तो कितना मिलेगा पहले बताओ? मिलेगा क्या? एग्जाम्पशन मिलेगी ना सर, टैक्स पढ़ा रहे हो। एग्जाम्पशन मिलेगी सेक्शन 10(13)(a) के अकॉर्डिंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। नंबर 1 जल्दी बोलो, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड।
नंबर 2, जल्दी बोलो। 50 या 40% ऑफ सैलरी, वो देख लेंगे हम लोग कि कौन से शहर में है। बेटे वो तेरी बुक में वो जो लिखा है ना कलकत्ता, वो गलत है, ठीक है। और तीसरा क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और इसको कहते हैं रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी भी कहते हैं, ठीक है। डन है यहां तक। जो भी अमाउंट आया उस अमाउंट में मिनिमम जो भी अमाउंट हो उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो सर टैक्सेबल क्या होगा? जो एक्चुअल एचआरए मिला है उसमें एग्जेम्प्टेड माइनस कर दो, आपका टैक्सेबल निकल आएगा। कोई समस्या? चलो सर ये 50% ऑफ सैलरी 1,90,700 ये कैसे आई बेटे? टोटल सैलरी क्या आई? 210 3 महीने की 70 × 3, और उसी से हमने डीए निकाल लिया 29400। इसका 50% करो यार। डन है? सही है जी। चलो जी, तो बस ये आपका एचआरए का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एचआरए कैसा लगा जी? ठीक है, अब बाकी की अलावेंसेस करते हैं। ये पीडीएफ भेज दो। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन में बदलाव है, ये आज रात तक कल तक कर दूंगा, कल आपको पूरा पीडीएफ भेजूंगा विद एमसीक्यू, एक सेट बना के पूरा। सर ये क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में नहीं डाले नहीं थे उसको। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें 3 चीजें होने वाली हैं, एक प्रोविजन, क्वेश्चन और एमसीक्यू, ठीक है। डन। फिर थोड़े टाइम में आपकी बुक आ जाएगी तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। चलो जी, एचआरए आपका हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब हम बाकी के कुछ और स्पेशल अलावेंसेस की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 10-14, ठीक है। तो स्टार्ट। आपके पास एक और अलावेंस होता है जिसको आप कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। सब सुन लो इसके बारे में। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मतलब मालिक ने, मतलब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि ये पकड़ 1000 रुपए पर महीना। यहां बताता हूं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि 1000 रुपए महीना कैश पेमेंट तेरे बच्चे के लिए। क्यों दे रहा भाई? उसकी एजुकेशन का अलावेंस मेरी तरफ से 1000 रुपए कैश दे रहा है। अलावेंस हो गया। किसके लिए दे रहा है? चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए। तो इसको कहते हैं सीई, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखी है यहाँ पर इनकम टैक्स की यहाँ पर, और पहले मुझे लगता था इनकम टैक्स की इमेच्योरिटी दिखी है, लेकिन इनकम टैक्स कुछ और ही सोच रहा था। अभी ये अलावेंसेस क्या कर दिए? न्यू डिजाइन में हटा दिए ना, इसी वजह से इनकम टैक्स ने इसको चेंज नहीं किया था। क्या किसकी बात कर रहे हो सर? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड, मैक्सिमम अप टू। आया समझ? जैसे कि एम्प्लॉय का पूरा क्रिकेट टीम है, मतलब 11-12 बच्चे हैं उसके, एक्स्ट्रा में भी है पानी वानी पिलाने के लिए। तो एम्प्लॉयर बेशक सारे बच्चों को दे दे पैसे, इनकम टैक्स कहता है देख भाई हम तो एक ही फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, हम दो और हमारे दो। तो मेरी फिलोसॉफी के अकॉर्डिंगली 2 बच्चों को मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड में एग्जेम्प्ट करूंगा, और बाकी का पूरा क्या कर दूंगा? टैक्सेबल। हुआ ना ये पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल वाला। अभी हम पार्टली की सीरीज ही पढ़ रहे हैं। ऑल वेल, समझ में आ गया? रिपीट कर रहा हूँ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस सर कितना एग्जेम्प्ट होता है? 100 रुपए मैक्सिमम। इसके आगे मैक्सिमम बोलना मत भूलना। मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड अप टू। ऐसे ही मान लो किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के बच्चों के हॉस्टल में रहने का खर्चा दिया, कितना भी दे दे, मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड अप टू। ऑल वेल,
कोई दिक्कत जी? एक एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक लाइन के हैं, ठीक है? तो लिखो जरा। पहले लिखो CEA। CEA का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, रूल क्या है? मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। क्वेश्चन है, CEA रिसीव्ड 500 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। लिखा हुआ है, देख ले। CEA मिला है 500 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। तो निकालो टैक्सेबल CEA कितना होगा? 1000 रुपीज। कौन कौन कह रहा है 1000 रुपीज पर मंथ? पूरे साल का 12,000। गलत है। और बताओ, जल्दीबाजी नहीं करनी। CEA रिसीव कितना हुआ? 500 रुपए पर मंथ, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर देखो बोर्ड की तरफ, और 3 बच्चों के लिए दिया उसने, तो कितने हो गए? गलत तो नहीं है? अच्छा 12,000 ये मिला है। और एग्जाम कितना होगा? 12,000। 100 रुपीज इंटू 12, और कितने बच्चों के लिए? तो कितने हो गए? 2,400। तो आंसर क्या आया? 15,600। आया समझ में? नहीं आया? सर जब हम बोलते हैं मैक्सिमम 100, तो मतलब जैसे पर मंथ अगर 80 रुपए दिए तो 80 रुपए एग्जाम। समझ गए? इसका भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी रुक जाओ। ये वाला ओके? नहीं आया बेटे? और कौन है जिसको नहीं आया? ओके, चलो एक और करो। CEA रिसीव्ड, तेजी मत दिखाना करने में, सब बिल्कुल आराम से। 2,000 पर मंथ फॉर 4 चिल्ड्रन। चलो, पर मंथ फॉर 4 चिल्ड्रन। पानी गिर गया था क्या? 21,600। क्या बात है भाई, आज तो उधेड़ रही है। हाँ भाई, और बताओ। 93,600। गलत है। और बताओ, आराम से बोला ना, आराम से। गलत है, 93,600। गलत है भाई। क्या बताना है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, टैक्सेबल ही पूछ रहा हूँ आपसे। गलत है। 21,600 आया? जिसका 21,600 है वो ठीक है। तो सर ये क्या हो गया? फिर आप दिमाग खराब कर रहे हो सर फोर चिल्ड्रन। हाँ, ये चारों बच्चों के लिए दे दिया उसने। तूने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तो यहाँ क्या है? रिसीव कितना हुआ? रिसीव हुआ 2,000 इंटू 12। 24,000। चारों बच्चों के लिए दिए इसने। अच्छा, जैसे वो रिश्तेदार नहीं आके दे जाते पैसे कि बेटा चीज खा लियो, है ना? बचपन में मेरे घर में भी रिश्तेदार आते थे, तो वो दे जाते थे। एक बार एक और आया, कह रहा है कि ले बेटा चीज खा लियो। मैं कहा लो अंकल, पैसे तुम ही रख लो, अगली बार से चीज ही ले आना। कह रहा है क्यों? मैं कहा ये पैसे छीन लेती है मेरी माँ। तो रिसीव हुए 2,000 इंटू 12, 24,000। एग्जाम कितना होगा? 2,400। 2400। एग्जाम होगा हमारा, जल्दी बताओ। 100 रुपीज इंटू 12 इंटू क्या आया? एक और करो, चलो। CEA रिसीव्ड 75 रुपीज पर मंथ
पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। चलो भाई, ये तो एहसान सा कर रहा है कोई मालिक। आजकल तो बच्चों के मोमोज नहीं आते एक क्लास के बाद के, हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 900 रुपए जिसका आया वो बिल्कुल ठीक है, जिसका नहीं आया वो आराम से करो। देखो जी, क्लास में ना कभी भी दबाव में मत रहा करो कि किसी और ने जल्दी कर लिया और आप लेट कर रहे हो, और कोई हवा में नहीं उछलेगा जिसने जल्दी कर लिया, समझ रहे हो? तो बैलेंस बना के रखना है। तो देखो सीए कितना रिसीव हुआ है, तो बेटे इसीलिए मैं बार बार मैक्सिमम बोल रहा था ना। तो जब मिलाई 75 है, कितने बच्चों को, कितने हो गए, एग्जेम्प्ट करो। अब एग्जेम्प्ट में 100 से नहीं करेंगे, ऑल वेल डन है। अब इसकी प्रैक्टिस पूरी, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और गलती से न्यू रिजीम आ गया फिर तो आएगी नहीं। चलो, अब चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का प्रोविजन क्या बताया था? 300 मत बोल, हाँ बोल मैक्सिमम 300 रुपए, 300 पर मंथ इज एग्जेम्प्टेड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। चलो, तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन लिखो। सर वापस बोलना कितने 300 रुपये बेटा, लिख रहे हो क्या? मैक्सिमम 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। नोट्स को अच्छे से बनाना, बिल्कुल साफ सुथरे करके, ठीक है? तो CHA रिसीव्ड हुआ है 800 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। अपने नोट्स में कोई भी शॉर्टकट कभी मत लिखना, अगर मैं लिखता हूं तो रिवीजन में याद नहीं रहेगा, है ना? रिवीजन के टाइम पे आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो तो फुल फ्लेज नोट्स बनाना। जैसे मैंने यहाँ शॉर्टकट लिखा पर चाइल्ड, आप पूरा लिखा करो। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट कितना है? 7,200। एग्जेम्प्ट आएगा 300 रुपए मल्टीप्लाई 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 7,200। मिला कितना? 28,800। रिसीव हुआ 28,800। तो टैक्सेबल आपका हो गया, कोई दिक्कत? चलो अगला एक दो और करो, फिर नए अलावेंसेस पे जाएंगे। CHA रिसीव हुआ है 5,000 पर एनम फॉर 3 बच्चों के लिए। चलो जल्दी बताओ, तीनों को दे दिए एक साथ 5,000 दे दिए, बोला तीनों की हॉस्टल की फीस मेरी तरफ से। टैक्सेबल कितना है? आराम से करो। अबे सुनो, आगे क्या लिखा हुआ है? पर एनम। मेरे प्यारो 5,000 मंथली, एक काम करो मंथली निकाल लो। पर बच्चा कितना मिला? 139। 417 रुपए मिले पर बच्चे, ठीक है? 417 रुपए पर मंथ फॉर 3। तो एक बच्चे का निकालो, 139। 417 डिवाइड बाय 3, एक बच्चे को 139 मिला। तो एग्जेम्पशन कितनी आएगी पर बच्चा? 336। समझ गए? तो देखो मैं इसको करवा और देता हूं। एनम केस में मतलब हमें ऐसे लोअर पे लिख रहा पड़ेगा उसको, सिंगल चाइल्ड। देखो टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड कितना होगा? 139। सब देखो बोर्ड पर, 139 इंटू 12 इंटू 2 बच्चों तक, ठीक है? मैक्सिमम 300 इसलिए तो बोला था। और मान लो ये अमाउंट 320 रुपए आता तो
तो 300 लेंगे हम लोग। ऑल वेल, तो 139 इंटू 12 इंटू 2 आपका ये आएगा 12×24 मल्टीप्लाई करके बताओ 3336। तो 166 और टैक्सेबल फिर कितना होगा? 166 मिला है 5000 माइनस 3336 1667। एक और कर लो, चलो पक्के हो जाओगे। 4 आएगा सर। 4 कर लो बेटे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है ना, जो बोलते हुए लिख देता हूँ। चलो जी, CHA रिसीव्ड 6000 पर एनम पर चाइल्ड फॉर 3 प्यारे प्यारे बच्चे। चलो जल्दी बताओ कितना टैक्सेबल? गलत है पाजी। जोश जोश हालत खराब कर देता है। पर चाइल्ड है बेटे पाजी। एग्जेम्पशन टैक्सेबल क्या होगा? मिला कितना? 6000 इंटू 3 18 और एग्जाम कितना होगा? 300 इंटू 12 इंटू 2 तो 10,800 विल बी योर। ये रिसीव है, ये रिसीव है। और टैक्सेबल आपका हो जाएगा 18,000 माइनस 10,800। ठीक है बेटे, ऑल वेल। इसका हम पर मंथ निकालेंगे। जरूरत नहीं दिख रही ना, ज्यादा अमाउंट है। 500। हाँ, 300 से कम होता ना तो निकालते। समझ गए? तो हम लोग अलावेंसेस पे ही अभी अटके हुए हैं और अभी चल पार्टली वाला ही रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने HRA पढ़ लिया। HRA में तो अब हम ब्रिलियंट हो चुके हैं। अब आप कोई भी आपसे पूछेगा HRA के बारे में तो आप सारे आंसर दे दोगे। HRA के बाद आपने कॉपी मत बंद करना भाई, बहुत टाइम है अभी, 6 बजे छुट्टी होगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड अप टू। फिर इसके बाद हमने बात करी चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस मैक्सिमम 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्टेड अप टू। ठीक है, सर हम पर मंथ तब निकालेंगे जब सारे चिल्ड्रन का कंबाइन हो गया। देखो ये ना मैथ्स है, इसको आप पर मंथ भी निकाल लो, पर एनम भी निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। कंसेप्ट वही है। हम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। अमाउंट जब ज्यादा था इसलिए मैंने 12 से नहीं किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था वहां पर ज्यादा है। ठीक है, और कम लगता है मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ। चलो जी, चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन हो गया जी, हॉस्टल हो गया। अगला सुन लो, अगला ट्रांसपोर्ट अलावेंस। सर हॉस्टल एक्सपेंस बेटा हो गया ना अभी 300 रुपए पर मंथ वाला। कहाँ थी? सुबह से बैठी हुई है क्या? दिमाग ब्लॉक हो गया क्या चलना? 1:30 बजे से तो पढ़ रहे हो, अभी 5:30 ही तो बजे। दोपहर का खाना नहीं खा रहा। तो बेटा खा के आता ना, मेरे लिए भी लेके आएगा। चलो, ट्रांसपोर्ट अलावेंस। अब ये फाउंडेशन नहीं रहा, आप लोग इस गलतफहमी से निकल जाओ। ये आपका फाउंडेशन नहीं है जहां आप लोग 3.5 घंटे में 2 लेक्चर लेके चले जाते थे। अब यहाँ पर वो माहौल आएगा कि आपको मिनिमम 3 घंटे का लेक्चर तो एक ही सब्जेक्ट का लेना पड़ेगा। और यहाँ पे टीचर एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते, जल्दी छोड़े और मैं घुसूं। सच बता रहा हूँ, इसलिए सर मेरी क्लास बाद में रखते हैं। समझ गए? तो अब मुझे अपना टाइम निकालना है। तो आप ये मान के चलो, अगर टैक्सेशन की क्लास हो रही है और मेरी कोई अगली क्लास नहीं है तो आपकी कम से कम 3 घंटे की क्लास टैक्स की होने वाली है। अगली है आपकी क्लास आज नहीं है ना। ठीक है, तो 3 घंटे आपकी टैक्स की मान के चलो और 2.5 घंटे की लॉ की मान के चलो, क्योंकि 2.5 घंटे बोलते हैं तो 10-15 मिनट हमारे वैसे खराब हो जाते हैं। सेटअप करो, ये करो, और सर बच्चे क्या हाल है, ये वो, है ना? ओके, अब करते हैं ट्रांसपोर्ट अलावेंस। तो सुन लो जरा, ट्रांसपोर्ट अलावेंस क्या होता है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो मिलता है इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम ऑफिस टू घर एंड घर टू ऑफिस। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने वाले लोगों को मिलने वाला अलावेंस, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलावेंस।
तो एग्जेम्पशन क्या है सर जी? एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ मिली हुई है ब्लाइंड और हैंडीकैप एम्प्लॉय को, सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड या हैंडीकैप एम्प्लॉय को। मतलब ये फुली टैक्सेबल है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। किन के लिए? जो ब्लाइंड नहीं है और हैंडीकैप नहीं है। ठीक है, समझ गए? अच्छी खासी एग्जेम्पशन दी गई है, 3200 रुपए पर मंथ, 3200 रुपीज। अच्छा, इसके आगे मैं एक वर्ड डाल देता हूँ, क्या तुम डाल लो? मैक्सिमम। कितने? मैक्सिमम। मतलब इससे कम अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और इससे ज्यादा दिया है तो 3200 रुपए एग्जेम्प्ट हो। समझ गए? समझ गए? मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो कि मिला है किसको? एक ब्लाइंड और हैंडीकैप एम्प्लॉय को, तो सरकार ये कह रही है हम 3200 पर मंथ जो है आपका एग्जेम्प्ट कर देंगे, और इससे ऊपर पे हम लोग क्या ले लेंगे? टैक्स ले लेंगे। यानी कि 3200 पर मंथ से कम मिला हो, फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को 2000 रुपए महीने के मिले, तो 2000 रुपए महीने विल बी एग्जेम्प्ट। न्यू स्कीम में एग्जेम्प्ट हो गया। हाँ जी, न्यू स्कीम में तो ये है ही नहीं, देखना ऊपर, इधर आ जाओ। अलावेंस नॉट अवेलेबल अंडर न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में चिल्ड्रन वाला, हॉस्टल, आउट स्टेशन, अंडरग्राउंड, ट्राइबल और एचआरए, यूनिफॉर्म, हेल्पर और एकेडमिक, ये सब नहीं मिलेगा। मतलब न्यू स्कीम में ये जो ब्लाइंड और हैंडीकैप वाला है उसका 3200 रुपए मारा नहीं गया, उसको 3200 रुपए का मिलेगा। ये रट मारना है ये पूरा का पूरा। सर वो जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है ओल्ड स्कीम वाले, हाँ, वो नहीं मिलेंगे? अगर ओल्ड रिजाइन को फॉलो कर रहा है तो सारे अलावेंस मिलेंगे। और अगर ओल्ड को आप ओल्ड रिजाइन अगर है तो याद सिर्फ वो करो जो हम पढ़ रहे हैं। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना सब कुछ ओल्ड रिजाइन है, और ये न्यू भी है। न्यू कब है? जैसे ये ट्रांसपोर्ट वाला, ये न्यू में भी अलाउड है। और अगर बंदे ने न्यू रिजीम ले लिया तो बाकी कोई अलावेंसेस नहीं है, तब ये सब नहीं मिलने वाले। सही बताऊं, अगर न्यू रिजाइन में आ रहा है तो अलावेंसेस की वैल्यू है ही नहीं, थोड़ी बहुत है कहीं ना कहीं। समझ गए? लेकिन तुम्हारे पेपर के लिए ओल्ड और न्यू में मैं अभी भी कह रहा हूं ओल्ड वाला ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ओल्ड वाले पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सकता है, मतलब नोट जाएगा, पूछ सकते हैं। ठीक है, डन। चलो जी, ट्रांसपोर्ट अलावेंस हो गया। अब अगला है आपका आउट स्टेशन अलावेंस। आउट स्टेशन मतलब भाई बाहर बाहर भी भेजा जाता है एम्प्लॉइज को, तो क्या उसके वहां पर खर्चे नहीं होते? तो भाई वो खर्चे होते हैं, तो आउट स्टेशन अलावेंस अगर मिल रहा है एम्प्लॉय का तो वो पार्टली टैक्सेबल होगा। तो सुनना कितना होता है आउट स्टेशन अलावेंस का मतलब, पहले पर्पस। आउट स्टेशन अलावेंस इज गिवन टू द ऑफ, तो जी ये सिर्फ और सिर्फ कहां एप्लीकेबल होता है? अब सर ये क्या कह दिया आपने, किसकी बात कर रहे हो आप? वो एम्प्लॉयज जो किसी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं। कहां काम करते हैं? वो एम्प्लॉयज जो किसी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं, जैसे बताओ एयर हॉस्टेस या फ्लाइट का पायलट। अब फ्लाइट का पायलट कहीं भी रहता हो, दिल्ली एनसीआर में, मान लो वो ग्रेटर नोएडा में घर है उसका, अब वो घर तो आएगा ना, तो फ्लाइट उसको घर के नीचे से लेने आएगी। आजा भाई आगे जल्दी आ। फ्लाइट के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? अब वो एयरपोर्ट कैसे जाए बताओ? ग्रेटर नोएडा से। अब हम स्टूडेंट वगैरह होते तो चल बसों में लटक के चले जाए, भाई साहब बस भी नहीं जाती एयरपोर्ट, पता है आपको? वो भी बाहर उतारती है महिपालपुर के, उससे अंदर नहीं जा सकते, वहां से पैदल जाओ। एक बार जब मैं स्टूडेंट तक गया तो मैंने कहा ये कहाँ आ गए, तो वहां से भी टैक्सी लेनी पड़ती है आपको, तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे, तो अपनी जेब से दे पैसे। और आपको पता है आजकल टैक्सी वाले कितना मांगते हैं। आप किसी के ऑटो में जाके बैठ जाओ, बैठते बोलेगा 100 रुपये, तो वो बेटा जूते की लेसेस बांधने बैठा था मैं, तो अभी तेरे से थोड़ी कहीं जा रहा, कहीं भी बोल दो इसको, बोलेगा 100 रुपये। बोलो भाई बाहर तक छोड़ दे 100 रुपये मिनिमम रेट है इन ऑटो वालों का, तो सोचो ओला उबर वालों का कितना होगा। तो क्या अपनी जेब से देंगे वो लोग? समझ गए?
तो वो लोग वो एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं उनको जो अलावेंसेस मिलता है उसको आउट स्टेशन अलावेंस बोलते हैं। ऑल वेल, अगर उनको ये अलावेंस मिल रहा है तो फिर उनको डेली अलावेंस नहीं मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी को डेली अलावेंस भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है तो फिर ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अभी आगे आएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो, डेली मतलब रोज के खर्चों के, ठीक है। सुन लो जी, ये वाला पूरा सुनो। पर्पस, आउट स्टेशन अलावेंसेस गिवन टू एम्प्लॉइज ऑफ system in lieu of daily allowance for meeting the expenditure incurred during the performance of duty in the course of running of such transport system from one place to exemption। कितनी exemption है? तो list of the following two figures is available as exemption irrespective of the expenditure incurred। कितना खर्च किया है कोई मतलब नहीं है। डेली थोड़ी वो हिसाब दिया करेगा एयरपोर्ट में जाके, आज ओला वाले ने 20 रुपए ज्यादा ले लिए, आज कम ले लिए, समझ रहे हो। तो 70% ऑफ आउट स्टेशन अलावेंस रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने मान लो 20,000 रुपए दिए, तो उसका 70% कितना हो गया? और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। तो लोअर क्या है? और मान लो एम्प्लॉयर ने दिए होते 15,000 रुपए, तो 15,000 का 70% कितना होता है? 10,500, तो भी 10,000 होता। और एम्प्लॉयर ने दिए होते 12,000 रुपए, तो 8,400 और 10,000 विच एवर इज लोअर में कम क्या है? ये आगे समझ आगे मालिक, दोबारा से बोल रहा हूं। अगर मैं किसी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करता हूं, मुझे डेली अलावेंस ना मिलता हो, आगे मैंने नोट में लिखा हुआ है, मुझे डेली अलावेंस ना मिलता हो, मैं ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करता हूं, तो फिर जितना अलावेंस मुझे मिला है मालिक से उसका 70%, 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। समझ गए? यानी कि बाकी का टैक्सेबल है। जैसे 12 मिला था, एग्जेम्प्ट कितना किया? 8,400, तो बाकी के 3,600 क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। समझ गए सब? ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट कर रहे हो ना, आगे जाके एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, उन क्वेश्चन के अंदर सब कुछ होगा। एक छोटा सा हिस्सा चिल्ड्रन एजुकेशन का होगा, एक हॉस्टल का होगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इतना सब कुछ याद कैसे करेंगे? क्लास में ही हो, डेली बैठेंगे, लगातार रिवीजन करते जाएंगे, हर क्लास में रिवीजन। मतलब अगली क्लास जब मैं अब चालू करूंगा तो मैं पिछली क्लास का, पिछली 2 लेक्चर में जो जो पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कराऊंगा। चौथे लेक्चर में पिछली 3 क्लास का रिवाइज, 5वें लेक्चर में, तब तक शायद खत्म हो जाएगा 5-6 लेक्चर में। तो ये कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे, तब जाकर हमारा सैलरी पूरा फिंगर्स पे होगा। और एक बार हो गया फिर तो इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं इसके अंदर कि आप कर करके थक जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे, मतलब हो जाएंगे खत्म नहीं। तो कर करके आपके ऑलवेज ऑटोमेटिकली सारे प्रोविजन याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी। अब मिलेगा आपको अंडरग्राउंड अलावेंस। अंडरग्राउंड अलावेंस मतलब वो देगा कोयले की खदानों वदानों में एम्प्लॉय को, माइंस वगैरह में। तो यार वो बंदा एक तो माइन में जा रहा है, कुछ तो उसको दो एक्स्ट्रा, तो 800 रुपए पर मंथ क्या है? एग्जेम्प्ट। ये भी मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा दे दिए ना। अरे ये तो छोड़, बच्चे की पढ़ाई के लिए 100 रुपए महीना। बिलीव नहीं करोगे, आजकल तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हें पता ही होगा, क्लास के बाद के 100 रुपए का तो मोमोज का खर्चा हो जाता है। पेट्रोल भी नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल, मम्मी 100 ही रुपए देती है बचपन से आज तक पेट्रोल डलवाने के, उसको रेट से मतलब ही नहीं है। पेट्रोल डलवाना तो 100 ही देगी, पता नहीं क्यों, उसको रेट पता ही नहीं होता कि कितना। चलो, और ट्राइबल एरिया अलावेंस। ट्राइबल एरिया क्या होते हैं? पिछड़े हुए। तुम कार्ड हुआ, याद है ना तुझे? सही है। ट्राइबल एरिया है भारत के अंदर, कुछ 9 ट्राइबल एरिया है, वहां पर मिलते हैं 200 रुपए पर मंथ। उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पहले जरूरत पड़ती थी, तो मैंने इसका शॉर्टकट बनाया हुआ है। तमिलनाडु, यूपी, एमपी, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के ट्राइबल एरियाज में अगर एम्प्लॉय को भेजा जाता है तो 200 रुपए पर मंथ क्या मिलता है? एग्जेम्पशन। सही है? सही है। चलो सर, आउट स्टेशन अलाउंस में डेली अलाउंस नहीं मिलता?
हाँ देखो नोट पे है ना, आउट स्टेशन में एक बात ये है, अगर एम्प्लॉय ऑफ द नोट पढ़ाना भूल गया, सॉरी, नोट पहले आउट स्टेशन का पढ़ा दूं। इफ एन एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिसीव बोथ डेली एज वेल एज, तो आउट स्टेशन को फुली टैक्सेबल मानेंगे। ठीक है, मैंने बताया ना डेली उसको नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है? डेली ट्रांसपोर्टेशन नहीं, आउट स्टेशन में रिवर लिखवा दो सर ये। डेली का कितना होता है? है डेली का कितना? कुछ नहीं यार, अलग अलग एम्प्लॉयर का अलग अलग, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। सुनो, मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ जो अभी तक करा है, ठीक है, कान बिल्कुल खुले रखना। सर हमने अभी तक पढ़ा गया आज की क्लास में, ये पूरा ही पूरा सैलरी में, मैंने सैलरी में पढ़ाया, सैलरी का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग सैलरी चार्ज करते हैं ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। कुछ हमने अलग से कुछ पॉइंट पिछली क्लास में पढ़े थे, वो थ्योरेटिकल वे में है, उसको आप पढ़ना। प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी चालू हो गई थी पिछली क्लास की लास्ट 15-20 मिनट में, और आज की तो पूरी क्लास उसी पे गई है। मैंने बताया आपको अलावेंसेस। अलावेंसेस 3 तरीकों के होते हैं। एक फुली एग्जेम्प्टेड अलावेंसेस, देखो जी, फुली एग्जेम्प्टेड अलावेंस वो अलावेंस होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को, एम्बेसडर्स को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए को मिलते हैं अलावेंसेस। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके अलावा हमने बस शुरू किया पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड। पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। एक इंटरटेनमेंट अलावेंस बचा है और एक हेल्पर, यूनिफॉर्म वगैरह के कुछ ऑफिशियल पार्ट वाले बचे हुए हैं, वो अभी करवाने वाला हूँ थोड़ी देर में। एचआरए मैंने सबसे पहले बताया, एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलावेंस, सेक्शन नंबर 10-13 है, वो ये कहता है कि पहली बात एसएससी ओल्ड डिजाइन में होना चाहिए, न्यू में नहीं होना चाहिए। न्यू में होगा तो कुछ नहीं मिलेगा एचआरए का, ओल्ड में होगा तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। अब मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में क्या 3 है, तो एक्चुअल एचआरए रिसीव का अमाउंट, और दूसरा 50 या 40% ऑफ सैलरी, और तीसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ चैलेंज बच्चों के लिए शुरुआती क्लास में आता है, सर सैलरी क्या होती है, तो सैलरी होती है BCD। B फॉर बेसिक, C फॉर कमीशन, कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और सेल होना चाहिए, और D फॉर DA, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए। ऑल वेल, तो एग्जेम्प्टेड आ जाएगा मिनिमम वाला, तो एक्चुअल एचआरए जो मिला उसमें से एग्जेम्प्टेड माइनस कर दोगे, टैक्सेबल। फिर हमने अगला एचआरए किया चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्टेड, मैक्सिमम अप टू चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस, मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्टेड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। फिर उसके बाद हमने आउट स्टेशन ट्रांसपोर्ट अलावेंस की बात करी। ट्रांसपोर्ट अलावेंस सिर्फ ब्लाइंड और हैंडीकैप बंदों को ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, 3200 रुपए पर मंथ, 3200, वो भी मैक्सिमम है, उससे कम मिला तो कम वाला एग्जाम। फिर हमने आउट स्टेशन अलावेंस की बात करी। आउट स्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करने वाले एम्प्लॉइज को मिलने वाला अलावेंस, तो जितना भी मिला उसका 70% और 10,000 रुपए पर मंथ, विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट, बशर्ते उसको डेली अलावेंस नहीं मिलता। फिर हमने बात करी अंडरग्राउंड अलावेंस की, 800 रुपए पर मंथ है, इसके आगे भी मैक्सिमम है। ट्राइबल एरिया के आगे 200 रुपए पर मंथ, इसके आगे भी मैक्सिमम है। अब सुन लो जी, कुछ मिलते हैं एम्प्लॉइज को ऑफिशियल अलावेंस, ये वाले पर्सनल थे, देखा तुमने, इसके आगे क्या थे, पर्सनल। तो स्पेशल अलावेंसेस 2 टाइप में, एक पर्सनल पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका ऑफिशियल है। अब कहीं ऐसा ना हो कि ऑफिशियल के नाम पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहा है, और एम्प्लॉय की तनख्वाह कम है, बेसिक कम है, और ऑफिशियल अलावेंस इतना सारा है विद नो टैक्स। ऐसा हो सकता है या नहीं? अगर इनकम टैक्स वाला ये बोले कि आप ऑफिशियल कुछ भी दे दो, तो हम लोग टैक्स, हो सकता है वो ऑफिशियल के नाम पे बहुत कुछ दे दे, एक ऑडी दे दी, सैलरी 3,000 रुपए महीना ऐसा नहीं होता है, ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अभी ऑफिशियल के बारे में पढ़ते हैं, सुनना। Official allowances are specifically granted to meet expenses wholly and exclusively in connection with performance of duty of an office or employment of the, ठीक है, ऑफिस के काम को करने के लिए। Official allowances are exempt to the extent expenses have been actually incurred for the specified, दोबारा से पढ़ रहा हूँ। Official allowances are exempt to the extent, वो उतना ही
एग्जेम्प्ट होगा जितना खर्चा आपने उसी पर्पस के लिए किया हो। अगर कोई पोर्शन ऑफ द ऑफिशियल अलाउंस इज नॉट स्पेंड बट सेव्ड बाय द एम्प्लॉय, द पोर्शन सो सेव्ड शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। अब देखो, मान लो एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 10,000 का, यूनिफॉर्म आई 8,000 की, तो 2,000 रुपए उसने अपनी बेटे टैक्स दे दे इसमें। सही है, समझ गए? तो ये सारे ऑफिशियल अलाउंसेस हैं, जरा इनके नाम। हाँ बेटे, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए अलाउंस से तो बेटे आपको शौक चढ़ रहा था क्यों करेगा? जब दिए 100 रुपए तो क्यों लेके आ रही है गुच्ची अरमानी के कपड़े? तो फिर जितना अलाउंस होता है एक हाँ उतना ही क्यों लेके आ रहे? सही समझ में आ रही है बात? तो टाइप्स ऑफ ऑफिशियल अलाउंस। अब मेरा थोड़ा मजाकिया अंदाज रहता है, कोई बुरा मत मानना कभी, क्योंकि बहुत सारे घंटे आप लोग पढ़ोगे। मैंने अब छोड़ दिया बोलना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर गलती से हो जाए तो कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं होती, बस क्लास का माहौल थोड़ा सा बनाने के लिए थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। कोशिश करेंगे कम बोलने की, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है इंटर में। हाँ, फाउंडेशन में तो फिर वहाँ टाइम होता ही है, तो वहाँ तो मजा आता है। ऑफिशियल अलाउंसेस के टाइप और डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? तो ये वाला ये तीन करके फिर छोड़ दूंगा, ठीक है? मेरा टारगेट भी है ना, मेरा 6 बजे तक का है, इतने बजे तक ही होगा। डेली अलाउंस। डेली अलाउंस इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द for meeting the cost of boarding and lodging when the employee is in official tour away from his normal place of such allowance is given on per day basis, thus it has been named as। अच्छा, per day basis का मतलब ये नहीं कि रोज शाम को मालिक बोलते बेटे इधर आइए ले यहाँ 75 रुपए आज के, मतलब एक साथ ही मिलते हैं बट होते वो रोज के खर्चों के, उसको डेली अलाउंस। अब मान लो डेली अलाउंस मिल रहा है 100 रुपए आपको और खर्च हो रहे हैं आपके 70, तो बैलेंस 30 रुपए, समझ गए? दूसरा है यूनिफॉर्म अलाउंस और तीसरा है कन्वेंस मिलता है ना एम्प्लॉइज को, कन्वेंस समझते हो ना? तो मान लो मिल रहा है महीने का 20,000 रुपए। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप लोग, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो इतना ही मिलेगा, कम थोड़ी मिलेगा। लेकिन आपका एक्चुअल खर्चा हुआ 10,000 रुपए, है ना? उस दिन ऊबर में नहीं गए, किसी दोस्त की गाड़ी में चले गए। अब ये सब मत बोले सर पता कैसे चलता है इनकम टैक्स वालों को, ठीक है? इस पे चर्चा भी नहीं करेंगे। मान लो कि 10,000 खर्चा हुआ आउट ऑफ 20,000, तो 10,000 जो बचा हुआ है वो क्या होगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और देख लो, ये वाला लास्ट, फिर छोड़ दूंगा। देखो, मिस्टर राजन, एक सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया was transferred to High Commission of Australia on he did not come to India any time during the financial year 24-25। तो इसकी इनकम निकालो। चलो ये अगली क्लास में, क्योंकि कुछ बताना नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यहाँ से। सर ये ऑफिशियल अलाउंस मिलती है तो कितना ऑफिस के लिए खर्च किया वो एग्जाम। वो एग्जाम मान लो 10,000 मिले, 8 खर्च किए, 2 बचे हुए टैक्स है। ऑल वेल, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर ये भेजो क्या? अभी इसमें थोड़ा सा काम है, 1 मिनट।